सभी को प्यार भरा नमस्कार। इंपीरियल एग्रो क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। जल्दी से लाइव आ जाइए, जल्दी से फटाफट लाइव आ जाइए। देखिए कल से टाइम टेबल यही रहेगा। कल से क्या, आज से जो टाइम टेबल आपको शो हो रहा है, टाइम टेबल वही रहेगा आज से, ध्यान रख लेना, अब चेंज नहीं होगा। तो जिसके भी समस्या है आज मुझे बता देवें, आज फाइनल हो जाएगा टाइम टेबल, आज के बाद में नहीं होगा, ध्यान रखना। तो जिसको भी इस टाइम टेबल से आपत्ति है बता दे मुझे कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। सुबह देखो सही 11:30 बजे, यानी कि इस समय जो हमारी एग्रीकल्चर की क्लास लगती है, टेस्ट सीरीज, वो लगेगी। और उसके बाद में शाम को हम सोल्व करेंगे जेट का पेपर, ठीक है। शाम को जेट का पेपर सोल्व करेंगे, 5 बजे जेट की क्लास लगेगी और 6:30 बजे BHU की क्लास लगेगी और 8 बजे हमारी बायोलॉजी की जो क्लास लगती है वो क्लास लगेगी। तो ये मैंने टाइम टेबल बनाया है, आप एक बार प्लीज़ वेरीफाई कर लें। जो भी इस टाइम टेबल से सहमत हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखना ज़रूर, बताना मुझे कि हाँ सर टाइम टेबल राइट है या रॉन्ग है, ठीक है। और जिसको कोई आपत्ति है तो वो भी लिख देना कि सर मेरा टाइम सेट नहीं खा रहा है, लेकिन कमेंट करके ज़रूर बताना। कमेंट नहीं करते हो आप तो बता देना। और बाकी लिंक को शेयर कर दीजिए। कल जो शाम को क्लास थी उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस था स्टूडेंट का, लगभग 52 स्टूडेंट आए थे लाइव, तो मुझे भी अच्छा लगा। इसीलिए मैंने सोचा एक साथ क्लासेस चालू कर देते हैं, बायोलॉजी की जेट की और BHU के पेपर सॉल्व करवा देते हैं एक साथ, इसीलिए मैंने डिसीजन लिया था। तो ऐसे ही आप चैनल को सपोर्ट करते रहिए, आपको अच्छा क्वालिटी कंटेंट मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, चुकंदर किस वानस्पतिक कुल का पादप है। क्वेश्चन पूछा है चुकंदर किस वानस्पतिक कुल का पादप है। ऑप्शन ए चिनोपोडिएसी, ऑप्शन बी यूकेबिएसी, ऑप्शन सी पेडिलिएसी और ऑप्शन डी है ग्रेमिनी। बताइए जल्दी से, चिनोपोडिएसी, यूकेबिएसी, पेडिलिएसी या ग्रेमिनी। ग्रेमिनो नहीं है, ग्रेमिनी है। जिसने ऑप्शन ए जवाब दिया है चिनोपोडिएसी, बिल्कुल सही जवाब है। जो चुकंदर है वो चिनोपोडिएसी कुल का पादप है। चुकंदर चिनोपोडिएसी कुल का पादप है। चुकंदर की खेती अगर पूछ ली जाए आपसे, राजस्थान में चुकंदर की खेती सबसे ज़्यादा गंगानगर में होती है। और चुकंदर से चीनी बनाने का कारखाना अगर आपसे पूछ लिया जाए तो जहाँ पर सबसे ज़्यादा खेती होगी वहीं तो चुकंदर का क्या करेंगे, हम कारखाना लगाएंगे चुकंदर से चीनी बनाने का। तो ध्यान रखना, श्री गंगानगर जो डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का, वहाँ पर चुकंदर से चीनी बनाई जाती है। और जो चुकंदर होता है आप सब लोग जानते हो, अंदर लगता है मिट्टी के अंदर। अगला सवाल है हमारा, चुकंदर में सुक्रोज की मात्रा पाई जाती है। बताइए जल्दी से, चुकंदर में सुक्रोज की मात्रा पाई जाती है। ऑप्शन ए 14 से 17%, ऑप्शन बी 18 से 21%, ऑप्शन सी 25 से 30% और ऑप्शन डी है 10 से 12%। बताइए जल्दी से, चुकंदर में चीनी की मात्रा कितनी होगी। चीनी कह लो या सुक्रोज कह लो, चुकंदर में सुक्रोज की मात्रा बतानी है आपको। सारे सवाल इंपॉर्टेंट हैं, आएंगे एग्जाम में ये। जिसने ऑप्शन बी जवाब दिया है 18 से 21%, बिल्कुल सही जवाब है। चुकंदर में सुक्रोज की मात्रा पाई जाती है 18 से 21%। कितनी मात्रा पाई जाती है, 18 से 21% मात्रा पाई जाती है, ध्यान रखना। अगला सवाल है हमारा, चुकंदर के अंतर विगलन रोग का कारक है। चुकंदर में एक रोग होता है अंतर विगलन, इसको सीधी सीधी समझ लीजिए आप। जो चुकंदर होता है मिट्टी के अंदर जब लगता है तो वो क्या हो जाता है, सड़ जाता है, विगलन या गल जाता है या सड़ जाता है। तो चुकंदर का जो अंतर विगलन रोग है उसका कारण बताना है आपको। ऑप्शन ए है फफूंद, ऑप्शन बी है बैक्टीरिया, ऑप्शन सी है वायरस और ऑप्शन डी है बोरोन की कमी। बताइए जल्दी से, फफूंद, बैक्टीरिया, वायरस या बोरोन की कमी, ए बी सी या डी। बताइए जल्दी से, चुकंदर के अंतर विगलन रोग का क्या कारक होगा। जिसने ऑप्शन बी जवाब दिया बैक्टीरिया नहीं होगा, इसका जवाब होगा बोरोन की कमी। जो चुकंदर का अंतर विगलन रोग होता है वो बोरोन की कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण होता है, बोरोन की कमी के कारण होता है। ध्यान रखिएगा, चुकंदर का अंतर विगलन रोग बोरोन की कमी से। अगला सवाल है हमारा, चुकंदर की फसल का कुल कौन सा है, बताना है आपको। फिर इससे रिलेटेड एक सवाल और बताऊंगा मैं आपको। चुकंदर की फसल का कुल कौन सा है, बताना है आपको, कुल बताना है आपको। फैमिली या परिवार किस कुल का पादप है। ऑप्शन ए ग्रेमिनी, ऑप्शन बी लेग्यूमिनेसी, ऑप्शन सी चिनोपोडिएसी और ऑप्शन डी लिलिएसी। क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है मेरे हिसाब से।
तो चुकंदर का जो कुल है वो हो जाएगा चिनोपोडिएसी। कौन सा होगा? चिनोपोडिएसी कुल का पादप है चुकंदर, ध्यान रखना। अगला सवाल है, देखो अब इससे रिलेटेड सवाल बता देता हूँ। कल मैंने क्लास में बताया था आपको बताया था कि जो चुकंदर होता है वो एक प्रकार का सूचक पौधा होता है, सूचक पौधा होता है। तो अब आपको बताना है किस प्रकार का सूचक पौधा होता है चुकंदर, किसकी कमी को दर्शाता है। खेत में अगर किसी तत्व की कमी हो जाएगी तो सबसे पहले कौन दर्शाएगा, और वो तत्व कौन सा है जिसकी कमी को चुकंदर दर्शाएगा, बताइए जल्दी से। कल ही मैंने क्लास में पढ़ाया था सोडियम Na, सोडियम या Na। तो चुकंदर किसकी कमी को दर्शाएगा? चुकंदर हमेशा सोडियम या Na की कमी को दर्शाता है। जिस खेत में सोडियम या Na की कमी होती है सबसे पहले उसके लक्षण चुकंदर के पौधे पर दिखाई देते हैं, ध्यान रखना। अगला सवाल है हमारा, देखिए चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों की रोकथाम के लिए प्रमुख खरपतवारनाशी है, बताना है आपको कौन सा खरपतवारनाशी प्रमुख है चौड़ी पत्ती वाली खरपतवारों के लिए। ऑप्शन ए एट्राजीन, ऑप्शन बी 2,4-D, ऑप्शन सी थायोयूरान और ऑप्शन डी पेराक्वाट। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों की रोकथाम के लिए प्रमुख खरपतवारनाशी एट्राजीन, 2,4-D, थायोयूरान या पेराक्वाट। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब। जिसने जवाब दिया है ऑप्शन बी 2,4-D बिल्कुल सही जवाब है। 2,4-D का उपयोग किस लिए किया जाता है? 2,4-D का उपयोग हमेशा हम किस लिए करते हैं? चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए। तो ध्यान रखना, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए 2,4-D का इस्तेमाल किया जाता है। और ये सवाल बार बार पूछा जाता है, 2,4-D का उपयोग करते हैं, 2,4-D का उपयोग करते हैं शाकनाशी के या खरपतवारनाशी के रूप में, क्योंकि ये एक हार्मोन भी है, एक हार्मोन भी, ये एक एंजाइम का कार्य भी करता है और एक खरपतवारनाशी का कार्य भी करता है, इसलिए इसको बार बार पूछा जाता है। अगला सवाल है हमारा, चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार निम्न में से कौन सा है? चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए मोथा, ऑप्शन बी प्याजी, ऑप्शन सी कृष्णनील और ऑप्शन डी गेहूंसा। बताइए जल्दी से, चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार बतानी है आपको। मोथा, प्याजी, कृष्णनील या गेहूंसा। जिसने गेहूंसा जवाब दिया है, चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार गेहूंसा बिल्कुल सही जवाब है। जो चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार है वो कौन सा हो जाएगा? गेहूंसा। गेहूंसा को हम क्या कहेंगे? गेहूंसा को चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार बोला जाता है। इसकी पत्तियां होती है वो क्या होती है? चौड़ी होती है। और ये जो पौधा होता है लगभग गेहूं के समान होता है। कैसा होता है? गेहूं के समान होता है, गेहूं से मिलता जुलता होता है, इसीलिए इसको गेहूंसा बोलते हैं। अगर इसका वैज्ञानिक नाम पूछ लिया जाए आपसे तो इसका जो वैज्ञानिक नाम होगा वो क्या होगा? इसका वैज्ञानिक नाम फेलेरिस माइनर के नाम से भी इसको जानते हैं, फेलेरिस माइनर। और इसका टेस्ट वेट होता है 2 ग्राम। सवाल आया हुआ है पीछे ही। अगला सवाल है हमारा, चावल के पुष्पक्रम को क्या कहते हैं? चावल के पुष्पक्रम को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पेनिकल, ऑप्शन बी स्पाइकलेट, ऑप्शन सी ईयर और ऑप्शन डी है हमारा सिलिकुआ। बताइए जल्दी से, चावल के पुष्पक्रम को क्या कहते हैं? पेनिकल, स्पाइकलेट, ईयर या सिलिकुआ। पेनिकल, स्पाइकलेट, ईयर या सिलिकुआ। जिसने पेनिकल जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। चावल के पुष्पक्रम को पेनिकल के नाम से जाना जाता है और गन्ने के पुष्पक्रम को पूछ ले तो एरो के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना। तो चावल का पुष्पक्रम क्या कहलाएगा? चावल का पुष्पक्रम कहलाएगा पेनिकल, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है ये। अगला सवाल है हमारा, चावल की प्रथम संकर किस्म है? चावल की प्रथम संकर किस्म है। ऑप्शन ए पूसा बासमती 1, ऑप्शन बी CORH फर्स्ट, ऑप्शन सी TN फर्स्ट और ऑप्शन डी जया। बताइए जल्दी से, चावल की प्रथम संकर किस्म है, चावल की प्रथम संकर किस्म बतानी है। पूसा बासमती 1, CORH 1, TN फर्स्ट और जया। बताइए क्या होगा इसका आंसर। जिसने जवाब दिया है CORH फर्स्ट बिल्कुल सही जवाब है। जो चावल की सबसे पहली संकर किस्म है, प्रथम संकर किस्म है, वो कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी CORH फर्स्ट। अगला सवाल है हमारा, चारे वाली फसलों का सम्राट किसे कहा जाता है? बताइए जल्दी से, चारे वाली फसलों का सम्राट किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है हमारा रिस्का, ऑप्शन बी है बरसीम, ऑप्शन सी है मेथी और ऑप्शन डी है हमारा कोई नहीं। अब ये जो रिस्का और बरसीम क्या है? ये हरे चारे वाली फसल है। और मेथी क्या होती है? मेथी चारे की फसल नहीं होती है, आप सब लोग जानते हो। तो अब रिस्का और बरसीम में से बताना है, चौथा ऑप्शन कुछ नहीं है। तो बताइए, रिस्का और बरसीम में से जो सम्राट कहलाता है फसलों का, चारे वाली फसलों का सम्राट कहलाता है, वो कौन कहलाता है?
बताइए जल्दी से, चारे वाली फसलों का सम्राट। जिसने बी जवाब दिया है बरसीम, बिल्कुल सही जवाब है, रिच का नहीं बरसीम होगा इसका जवाब। जो चारे वाली फसलें होती हैं उनका सम्राट हम किसे कहते हैं, उसका सम्राट या राजा बोल सकते हैं, हम बरसीम को कहते हैं। ध्यान रखना, रिच का नहीं होगा, बरसीम होगा। अगला सवाल है हमारा, चारा फसलों को जंगली वृक्षों के साथ उगाने की पद्धति को कहते हैं। चारे वाली फसलों को जंगली वृक्षों के साथ उगाने की पद्धति बतानी है आपको। सिल्वीकल्चर, सिल्वी पास्चर, स्ट्रिप क्रॉपिंग या एले क्रॉपिंग। ए बी सी या डी, सिल्वी क्रॉपिंग, सिल्वी पास्चर, स्ट्रिप क्रॉपिंग या एले क्रॉपिंग। बताइए जल्दी से। इसका मतलब ये है सीधा सा कि फसलों के साथ घासें उगाना क्या कहलाता है, ये भी कह सकते हो आप इसको। तो जिसने सिल्वी पास्चर जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है, सिल्वी कल्चर नहीं होगा, सिल्वी पास्चर होगा, सिल्वी पास्चर होगा। तो चारे वाली फसलों को जंगली वृक्षों के साथ उगाने की जो पद्धति होती है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है सिल्वी पास्चर। ठीक है, सिल्वी पास्चर के नाम से जाना जाता है, उसको ध्यान रखना। अगला सवाल है हमारा, वंडर केन के नाम से किस गन्ने की किस्म को जानते हैं। अब देखो क्या हुआ कि जो गन्ना था, गन्ने से जुड़ा हुआ एक शब्द और होता है जिसको हम कहते हैं गन्ने का नोबलीकरण। आपने पढ़ा होगा, किसमें पढ़ी होगी, तब पढ़ा होगा गन्ने का नोबलीकरण। ठीक है, तो गन्ने का नोबलीकरण किसने किया था, उससे नागार्जुन ने किया था। और इससे रिलेटेड सवाल पूछा जाता है कि नोबलीकरण क्या होता है। नोबलीकरण में क्या होता है कि जो गन्ने की जंगली प्रजातियाँ थी उसको कुछ कम विकसित प्रजातियाँ, जो प्रजातियाँ अच्छी थी लेकिन उनके गुण अच्छे नहीं थे, और कुछ प्रजातियाँ थी जिनके गुण तो अच्छे थे, कुछ गुण अच्छे थे और कुछ क्या थे, खराब थे। तो जंगली प्रजातियों को सही प्रजातियों के साथ संकरण करा के और दोनों के गुण मिलाकर एक नई किस्म विकसित की गई, और वो जो नई किस्में विकसित की गई थी वो क्या कहलाती है, वो नई किस्म विकसित करने की जो प्रोसेस है वो कहलाती है गन्ने का नोबलीकरण। ठीक है, तो ध्यान रखना, गन्ने का नोबलीकरण ऐसे आता है क्वेश्चन। और इसके अंदर फिर जो विकसित की गई थी किस्में वो सारी वंडर केन की किस्में थी। वंडर केन यानी कि वंडर का मतलब आप जानते हो ब्यूटीफुल या सुंदर या अजूबा, और केन का मतलब आप जानते हो, केन किसको कहते हैं, हम केन कहते हैं शुगर केन को या फिर गन्ने को। तो शुगर केन की किस्म बतानी है। ऑप्शन ए CO 419 और CO 740। CO 419 और CO 740 दोनों ही किस्में किसकी होंगी, दोनों ही किस्में वंडर केन की है। ठीक है, तो ध्यान रखना, वंडर केन की किस्में 419 और 740 है। अगला सवाल है हमारा, वे पौधे कहलाते हैं जो पुष्पन के लिए प्रकाश की अवधि के प्रति अनुक्रिया नहीं दिखाते हैं। देखो अब इसका मतलब क्या है कि इस प्रकार के पौधों का नाम बताना है, या इस प्रकार के पौधों का आपको प्रकार या टाइप बताना है जिन पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या जब उनका फूल खिलता है तो उनके फूल खिलने की जो क्रिया होती है उस क्रिया पर प्रकाश का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। क्योंकि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिन पर जो जब वो फूल बन रहे होते हैं या फूल खिल रहा होता है तो उस समय क्या पड़ता है, प्रकाश की जो अवधि होती है उसका प्रभाव पड़ता है कि अगर लंबे समय तक प्रकाश रहेगा तो फूल जल्दी खिल जाएगा, और कम समय तक प्रकाश रहेगा तो फूल कम खिलेगा। लेकिन एक पौधे ऐसे होते हैं जिन पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे कितना प्रकाश पड़ो या नहीं पड़ो फूल तो खिलेगा ही खिलेगा। तो इसमें इस सवाल में ये पूछा है कि पुष्पन के लिए प्रकाश की अवधि की प्रति अनुक्रिया कौन नहीं दिखाएगा, कौन से पौधे होंगे जो नहीं दिखाएंगे। तो अल्प प्रकाशपेक्षी पौधे, दीर्घ प्रकाशपेक्षी पौधे, दिवस निष्प्रभावी पौधे या मध्यवर्ती प्रदीप्ति कालिक पौधे। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब। अल्प प्रकाशपेक्षी, दीर्घ प्रकाशपेक्षी, दिवस निष्प्रभावी या मध्य प्रदीप्ति कालिक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना, वापस से समझा दूंगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आता है इस प्रकार का सवाल क्योंकि कंफ्यूज होते हैं ना स्टूडेंट, इसलिए इसको बार बार पूछता है वो। जवाब दीजिए ABCD। जिसने से जवाब दिया है दिवस निष्प्रभावी, बिल्कुल सही जवाब है, दिवस निष्प्रभावी बिल्कुल सही जवाब है। अब देखो इस शब्द में ही इसका आंसर छुपा हुआ है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो इसके इस शब्द में छुपा हुआ है। देखो क्या है, दिवस निष्प्रभावी, मतलब दिवस या दिन का कोई प्रभाव नहीं होता। दिन में क्या होता है, दिन में सूरज होता है, सूरज से हमें क्या मिलता है, ताप मिलता है, प्रकाश मिलता है, रोशनी मिलती है। तो दिवस निष्प्रभावी यानी दिन का कोई प्रभाव नहीं होता है, वो पौधे कहलाते हैं दिवस निष्प्रभावी। और जिस पर अल्प प्रकाशपेक्षी, जिनको अल्प प्रकाश की आवश्यकता होती है या कम प्रकाश की आवश्यकता होती है फूल खिलने के लिए, वो अल्प प्रकाशपेक्षी पौधे कहलाते हैं। और जिनको दीर्घ प्रकाश की आवश्यकता होती है या लंबे समय तक प्रकाश की आवश्यकता होती है वो दीर्घ प्रकाशपेक्षी पौधे कहलाते हैं। तो पौधे होते हैं अल्प प्रकाशपेक्षी, दीर्घ प्रकाशपेक्षी, दिवस निष्प्रभावी और मध्यवर्ती प्रदीप्ति कालिक। इसके बारे में भी कभी डिटेल में चर्चा करेंगे, इसका प्रकार थोड़ा अलग है।
अगला सवाल है हमारा, वर्तमान में कृषि का राष्ट्रीय कुल सकल घरेलू उत्पाद 2010-11 का डाटा है। वैसे आपके किसी काम का नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इसका राइट आंसर बताऊं मैं कि वर्तमान यानी कि सन 2011 की बात करें तो उसका राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पादन में जीडीपी में योगदान जो था वो जीडीपी के अंदर अगर योगदान पूछ ले आपसे, वैसे तो 11 का डाटा आपसे पूछेगा नहीं, अगर बाय द वे पूछ लिया जाए तो इसका जो जवाब होगा 14.2% होगा। कितना होगा? 14.2%। तो वर्तमान में कृषि का राष्ट्रीय कुल सकल घरेलू उत्पादन में योगदान होगा 14.2%, 14.2%, ध्यान रखना। अगला सवाल है, वातावरण में नक्षत्रों की स्थिति के अनुसार खेती की विधि को क्या कहते हैं? बताइए जल्दी से। टेरा फार्मिंग, मिक्स फार्मिंग, केमल फार्मिंग या बुशनिंग? सवाल पूछा है, वातावरण में नक्षत्रों की स्थिति के अनुसार खेती की विधि को कहते हैं? टेरा फार्मिंग, मिक्स फार्मिंग, केमल फार्मिंग या बुशनिंग? और बुशनिंग की क्रिया तो धान में होती है। जवाब दीजिए जल्दी से। जिसने ऑप्शन ए जवाब दिया है टेरा फार्मिंग, बिल्कुल सही जवाब है। वातावरण में नक्षत्रों की स्थिति के अनुसार खेती की विधि क्या कहलाती है? टेरा फार्मिंग कहलाती है। अब देखो, जो पुराने समय में लोग जो नक्षत्रों के हिसाब से खेती करते थे वो क्यों करते थे, उसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न था। उसके पीछे हमारी कोई धारणा नहीं थी, साइंटिफिक रीज़न था। लेकिन हम किसी भी चीज़ को, हम जो हिंदू होते हैं या हम इंडियंस होते हैं, वो किसी भी चीज़ को धर्म से रिलेट करते हैं। देखो अब क्या होता है, समझिए, आपको इसको इस प्रकार से समझिए। देखो, जब चांद अपनी पूर्ण अवस्था पर होता है, पूर्ण अवस्था का मतलब क्या है? चांद जब पूरा दिख रहा होता है तो उस समय क्या होता है? उस समय होती है पूनम। आप सब लोग जानते हैं उस समय पूनम होती है। और चांद का एक क्या होता है, चांद में गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है। वो क्या करता है, चांद का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो पृथ्वी का जो पानी होता है, समुद्र का जो पानी होगा उसको क्या करेगा, उसको अपनी ओर खींचेगा। पृथ्वी पर जहाँ पर भी पानी होगा उसको क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। तो जब पानी मिट्टी के अंदर रहेगा तो उस पर दो प्रकार का बल लगेगा। एक तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण भी बल लगेगा, और दूसरा किसका बल लगेगा? दूसरा बल लगेगा उसका चंद्रमा का बल लगेगा। तो उस समय जो पृथ्वी के मिट्टी के अंदर पानी के रिसने की जो दर होगी वो कम होगी, अन्य दिनों की अपेक्षा कम होगी। पानी रिसेगा तो सही, क्योंकि दाब तो जो दाब है या जो बल है वो तो पृथ्वी का ज़्यादा है गुरुत्वाकर्षण बल, और चांद का कम है। लेकिन चांद उसके प्रभाव को कम कर देता है। इसलिए आपने कभी देखा होगा कि आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं घर में वो कहते हैं पूनम का दिन है, अच्छा है। तो रबी और खरीफ के हिसाब से अलग अलग पूनम या अमावस्या के दिन बुआई की जाती है। तो उसके पीछे का रीज़न ये होता है। और दूसरा रीज़न, एक चीज़ और बता दूं आपको, जो समुद्र में जो ऊंची ऊंची लहरें उठती है वो स्टूडेंट आप सब लोग ये सोचते होंगे कि वो शायद हवा के कारण होती है। तो वो हवा के कारण नहीं होती है। वो जो हमारा चंद्रमा होता है, चंदा मामा होता है हमारा, वो क्या करता है, वो समुद्र के पानी को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसीलिए समुद्र में इतनी बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं। तो ध्यान रखना, आगे से समुद्र की जो लहरें होगी वो नक्षत्र से, सॉरी, चंद्रमा से होंगी, हमारे हवा से नहीं आती हैं। तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग बातें मैं बीच में बताता रहता हूँ। अगला सवाल है हमारा, वायुदाब मापने का यंत्र है। बताइए जल्दी से। वायुदाब मापने का यंत्र है। ऑप्शन है थर्मामीटर, थर्मामीटर नहीं है क्योंकि थर्मामीटर तो तापमान नापता है। दूसरा बैरोमीटर, तीसरा रेरोग्राफ, और चौथा हाइग्रोमीटर। बताइए जल्दी से, वायुदाब मापने का यंत्र, थर्मामीटर, बैरोमीटर, रेरोग्राफ या हाइग्रोमीटर? वायुदाब मापने का यंत्र, थर्मामीटर, बैरोमीटर, रेरोग्राफ या हाइग्रोमीटर? बताइए जल्दी से। जिसने जवाब दिया है वायुदाब मापने के लिए बैरोमीटर, बी बैरोमीटर, बिल्कुल सही जवाब है। बैरोमीटर से क्या करते हैं हम? बैरोमीटर से हम करते हैं वायुदाब, वायुमंडलीय वायुदाब नापने के लिए बैरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। और थर्मा में थर्म जो होती है, थर्म का मतलब होता है गर्म, तो गर्म चीज़ को नापने के लिए थर्मामीटर का इस्तेमाल किया जाता है। और हाइग्रोमीटर में हाइग्रो जो होता है, हाइग्रो का मतलब होता है वातावरण की नमी। तो वातावरण की नमी को ज्ञात करने के लिए, या आर्द्रता बोल लो उसको, आर्द्रता को ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम? हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। अब जिसको आर्द्रता या नमी नहीं पता है, एक लाइन में समझाऊंगा, बिल्कुल आराम से समझ में आएगा। हमारे आसपास जो भी हवा है, उस हवा के अंदर जितना भी पानी के जो कण मौजूद हैं वो क्या कहलाता है? पानी के जो कण मौजूद होते हैं वो कहलाते हैं हाइग्रोमीटर। अब एक छोटा सा और उदाहरण दे देता हूँ आपको। देखिए, बरसात कैसे होती है इसका रीज़न बताता हूँ मैं।
बरसात का और थोड़ा सा एक छोटा सा को रिलेट करके एग्जांपल दूंगा आपको। देखो बरसात कब होती है, जब वातावरण के अंदर जो भाप होती है वो भाप क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है, या उसको जैसे ही ठंडा माहौल मिलता है तो वो जो गर्म भाप होती है वो पानी की बूंदों के रूप में नीचे आ जाती है। ठीक है, अब ऐसा ही आप देखना, जब आप गर्मियों में किसी ग्लास में बिल्कुल चिल्ड पानी डालते हो तो उसके चारों तरफ क्या होता है, उसके चारों तरफ क्या जम जाता है, पानी जम जाता है। तो वो पानी आता कहाँ से, वो पानी कहाँ से आया, वो पानी ऐसा तो है नहीं कि ग्लास से बाहर निकल गया, वो पानी आता है उसके वातावरण के आसपास जितनी भी नमी रहती है उसको जैसे ही ठंडा माहौल मिलता है वो क्या हो जाता है, वो पानी में परिवर्तित हो जाता है। तो बिल्कुल ऐसी ही चीज़ें बताऊंगा आपको, बिल्कुल ऐसे ही अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देखें। अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो या ये क्लास आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, बेल आइकन दबाओगे तभी तो नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, वायुदाब का लगातार मापन किया जाता है। वायुदाब का लगातार मापन किया जाता है। ऑप्शन ए बेरोग्राफ से, ऑप्शन बी बेरोमीटर से, ऑप्शन सी थर्मोमीटर से और ऑप्शन डी एनीमोमीटर से। तो पीछे मैं क्वेश्चन में बता चुका था वायुदाब का किससे होगा, बताइए जल्दी से, थोड़ा सा दिमाग लगाना है क्वेश्चन में। जिसने बैरोमीटर जवाब दिया है उनका गलत है, बैरोमीटर नहीं, क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा। वायुदाब का लगातार मापन करना है, तो लगातार मापन किससे करेंगे, लगातार मापन बेरोग्राफ से करेंगे। लगातार मापन में जैसे जैसे वायुदाब नीचे और ऊपर होगा एक विशेष प्रकार का ग्राफ बनेगा, ऐसा इसी प्रकार का एक चलता रहता है, आपने देखा होगा कभी, ऐसे यू चलता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इस प्रकार का चलता है। वो क्या कहलाता है, ग्राफ बनाता जाता है और उसको हम बैरोग्राफ कहते हैं। तो ध्यान रखना, वायुदाब का अगर लगातार मापन करना है आपको तो लगातार मापन तो बैरोग्राफ के द्वारा किया जाएगा, वो मापन भी करता जाएगा और साथ के साथ क्या करता जाएगा, साथ के साथ ही ग्राफ भी बनाता जाएगा। और अगर आपको सिर्फ एक बार ही चेक करना है तो सिर्फ एक बार ही चेक करना है तो बैरोमीटर से कर सकते हो। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है, बैरोग्राफ लगातार मापन और एक बार मापना है तो बैरोमीटर। अगला सवाल, अगला सवाल है हमारा, वायुदिक सूचक यंत्र के तीर की लंबाई कितनी होती है। वायुदिक सूचक यंत्र का मतलब होता है वायु की दिशा को बताने वाला यंत्र, क्या कहलाएगा, वायुदिक सूचक यंत्र कहलाएगा। आपने देखा होगा इस प्रकार की एक संरचना ये बन रही है यहाँ पर, इसको क्या कहते हैं, इसको वायुदिक सूचक यंत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है, वायुदिक सूचक यंत्र के नाम से जाना जाता है। और ये जो वायुदिक सूचक यंत्र होता है ये क्या करता है, ये करता है वायु की दिशा को बताता है। तो वायु की दिशा को बताने के लिए इसके ऊपर क्या एक तीर लगा होता है, दिख रहा होगा आपको, उस पर नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट साउथ चारों दिशाओं के नाम लिखे होते हैं। और इसकी लंबाई पूछी गई है 75, 15, 50 या 60 सेंटीमीटर। बताइए जल्दी से, 75, 15, 50 या 60 सेंटीमीटर कौन सा होगा। जिसने जवाब दिया है इसका 75 सेंटीमीटर बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन ए। वायुदिक सूचक यंत्र में जो ऊपर तीर लगा होता है उसकी लंबाई कितनी होगी, 75 सेंटीमीटर। जो 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 ये आपको ऊपर तीर दिखाई दे रहा है इसकी लंबाई कितनी होगी, 75 सेंटीमीटर होगी। ध्यान रखना, ये हल्की सी पतली चद्दर का बना होता है, लोहे की टिन की चद्दर का बना होता है, ध्यान रखना इस चीज का। अगला सवाल है हमारा, वायु की गति नापने का उपकरण क्या कहलाता है। विंड वेन, अल्टीमीटर, बैरोमीटर या एनीमोमीटर। अब देखो एनीमोमीटर भी देख लो, ये इस प्रकार का होता है एनीमोमीटर। इसमें ऊपर क्या होता है, इसमें एक ऊपर एक डंडी के माध्यम से ऊपर 4 कटोरियां लगी होती है और जैसे ही गति चलती है वायु चलती है और जितनी वायु की गति होती है उतनी गति के हिसाब से ये कटोरिया क्या होती है, घूमती है। और कटोरिया घूमने के बाद में नीचे जो यहाँ पर ये डाटा मीटर लगा होता है, इसके अंदर डाटा रिकॉर्ड किया जाता है। तो ध्यान रखना, जो वायु की गति नापी जाएगी वो कटोरीनुमा यंत्र से नापी जाएगी और जो वायु की दिशा मापी जाएगी वो हमेशा तीरनुमा यंत्र से मापी जाएगी। तो इस प्रकार से को रिलेट करके आप पढ़ सकते हो। और मैंने आपको फोटो के माध्यम से बता दिया कि एनीमोमीटर क्या होता है और दूसरा जो विंड वेन होता है वायु की दिशा बताने वाला वो क्या होता है। तो ध्यान रखना, भूलना मत। और ये भी ध्यान रखना कि किस चैनल पर बताया गया था आपको।
अगला सवाल है हमारा, वायु की दिशा मापने का यंत्र बता दिया था मैंने। वायु की दिशा मापने का यंत्र क्या कहलाता है? विंड वेन के नाम से जाना जाता है। जो वायु दिक् सूचक यंत्र है उसको हम क्या कहते हैं? वायु दिक् सूचक यंत्र को इंग्लिश में विंड वेन के नाम से भी बोला जाता है। और एनीमोमीटर होता है वो क्या करता है? विंड की स्पीड को मापता है, विंड स्पीड को मापता है। अगला सवाल है हमारा, वराह लक्ष्मी किसकी किस्म है? अलसी की, सनई की, जूट की या कपास की? बताइए जल्दी से, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये सवाल पूछा जाता है। वराह लक्ष्मी किस्म किसकी है? वराह लक्ष्मी किस्म बतानी है आपको। जिसने ऑप्शन डी जवाब दिया है कपास, बिल्कुल सही जवाब है। जो वराह लक्ष्मी किस्म है वो किसकी है? वराह लक्ष्मी किस्म कपास की मानी जाती है। वराह लक्ष्मी किस्म कपास की मानी जाती है। अगला सवाल है हमारा, वर्मी कंपोस्ट बनाने हेतु किस किस्म के केचुए काम में लिए जाते हैं? क्वेश्चन ध्यान से देखिए, वर्मी कंपोस्ट बनाने हेतु किस किस्म के केचुए काम में लिए जाते हैं? ऑप्शन ए एपिजिक, ऑप्शन बी एंडोजिक, ऑप्शन सी एंडोजाइक और ऑप्शन डी डायोजिक। बताइए जल्दी से, वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए किस प्रकार के केचुए काम में लेंगे? एपिजिक, एंडोजिक, डायोजिक, ए बी सी या डी? जिसने ऑप्शन ए जवाब दिया है एपिजिक, बिल्कुल सही जवाब है। वर्मी कंपोस्ट बनाने हेतु किस किस्म के केचुए काम में लिए जाते हैं? वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए एपिजिक प्रकार के केचुए काम में लिए जाते हैं। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए एपिजिक प्रकार के केचुए काम में लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि केचुए की यह जो प्रजाति होती है ये क्या करती है? बहुत ज़्यादा मात्रा में तो खाती है कार्बनिक पदार्थों को। कार्बनिक पदार्थ से मतलब है सड़ी गली पत्तियाँ हो गई, और पेड़ पौधों के डंठल हो गए, और छिलके हो गए, ये सब पदार्थ खाती है। और मिट्टी खाती है बहुत कम। और उसी केचुए को बेस्ट माना जाता है, ये उत्तम माना जाता है जो मिट्टी कम खाता हो और कार्बनिक पदार्थ को ज़्यादा खाता हो। और बदले में ये क्या करते हैं? अपने मल के रूप में छोटी छोटी गोलियों को छोड़ते हैं, और वो छोटी छोटी गोलियां ही क्या कहलाती है? वर्मी कंपोस्ट कहलाती है। तो आप समझ गए होंगे वर्मी कंपोस्ट क्या है। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, वर्षा आधारित परिस्थितियों में अंतर्वर्ती खेती में गेहूं और चना किस्म अनुपात में बोया जाता है? अब यहाँ पर ये सवाल हो सकता है आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन इसमें सीधा सा ये पूछा है कि जहाँ पर बरसात के ऊपर डिपेंड रहकर खेती की जा रही है उन क्षेत्रों में हमें गेहूं और चना दोनों को मिक्स करके बोना है। जहाँ पर सिंचाई की बिल्कुल भी सिंचाई का साधन नहीं है, बरसात पर ही हमारी खेती आधारित है और ऐसी परिस्थितियाँ बनी हुई हैं, उन परिस्थितियों में हमें क्या करना है? गेहूं और चना दोनों को मिक्स करके बोना है। तो अनुपात क्या रखें इनका अनुपात बताना है आपको। ऑप्शन ए 2:1, ऑप्शन बी 4:1, ऑप्शन सी 4:2, ऑप्शन डी 6:2। अब गेहूं और चना का अनुपात बताना है, पहले गेहूं का है फिर चना का है। बताइए क्या होगा इसका अनुपात, किस अनुपात में बोया जाएगा ये? जिसने अनुपात दिया है 4:2, बिल्कुल सही जवाब है। से ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही है। जो गेहूं और चना का हम खेती करेंगे, मिक्स क्रॉपिंग करेंगे, उसमें हम 4 भाग तो लेंगे। किसका? 4 भाग तो लेंगे हम गेहूं का, और 2 भाग लेंगे हम किसका? 2 भाग लेंगे हम चना का। तो अगर सीड रेट हमें 100 लेनी है तो 100 में से 60 किलोग्राम हम क्या लेंगे? 60 किलोग्राम तो लेंगे हम चना, 60 किलोग्राम तो हम लेंगे गेहूं, और 40 किलोग्राम हम क्या लेंगे? 40 किलोग्राम हम लेंगे चना। तो ध्यान रखना 4:2 रखा जाता है। अगला सवाल है, वर्षा मापने का यंत्र कहलाता है? वर्षा मापने का यंत्र कहलाता है, ऑप्शन ए एनीमोमीटर, ऑप्शन बी रेन गेज, ऑप्शन सी हाइग्रोमीटर और ऑप्शन डी विंड वेन। तो एनीमोमीटर जानते हो किसके इस्तेमाल करते हैं? वायु की गति मापता है। विंड वेन भी जानते हो आप किसका काम करता है? वायु की गति, वायु की दिशा को बताता है। हाइग्रोमीटर भी आप जानते हो किस काम करता है? वातावरण की आर्द्रता होती है उसको शो करता है। अब बचा पीछे रेन गेज। तो रेन गेज में आगे शब्द क्या आ रहा है? रेन। रेन का मतलब बरसात। और गेज आप जानते हो गेज क्या होता है? गेज किसी भी चीज़ की मात्रा को दर्शाता है। जैसे जो हमारी गाड़ियाँ होती है, बाइक होती है या कार होती है, ट्रक होता है या बस होती है, उसमें फ्यूल गेज लगा होता है। क्या लगा होता है? फ्यूल गेज लगा होता है, जिसमें सुईनुमा संरचना होती है। वो क्या करती है? वो उसके मूवमेंट के आधार पर हम अंदाजा लगाते हैं कि अगर ऊपर होता है तो भरी हुई है, नीचे होता है तो कम है। तो उसी हिसाब से रेन गेज होता है जो वर्षा को क्या करता है? वर्षा को मापने का कार्य करता है। अगला सवाल है, दलहनी फसलों में प्रोटीन की औसत मात्रा बतानी है आपको। दलहनी फसलों में प्रोटीन की औसत मात्रा 6 से 10 ग्राम, 8 से 15 ग्राम, 12 से 18 ग्राम या 18 से 25 ग्राम। बताइए जल्दी से, 6 से 10 ग्राम, 8 से 15 ग्राम, 12 से 18 ग्राम या 18 से 25 ग्राम। ए, बे, से या दे? 6 से 10 ग्राम, 8 से 15 ग्राम, 12 से 18 ग्राम या 18 से 25 ग्राम। दलहनी फसलों में प्रोटीन की औसत मात्रा
बताइए जल्दी से क्या हो गया, दलहनी फसलों में औसत प्रोटीन की मात्रा बतानी है आपको कितनी होगी। जिसने जवाब दिया है 18 से 25 बिल्कुल सही जवाब है। दलहनी फसलों में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी, दलहनी फसलों में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा होगी 18 से 25%। कितनी होगी, 18 से 25% होगी। अगला सवाल है हमारा, दलहनी फसलें फसल प्रणाली में उपयुक्त बैठती है क्योंकि वह है, दलहनी फसलें क्रॉपिंग सिस्टम या फसल प्रणाली में उपयुक्त बैठती है क्योंकि वह है, ऑप्शन ए लंबी अवधि की फसल, ऑप्शन बी कम अवधि की फसल, ऑप्शन सी डिजीज रेजिस्टेंस और ऑप्शन डी लो स्ट्रेस रेजिस्टेंस फसल। बताइए जल्दी से, लंबी अवधि, कम अवधि, डिजीज रेजिस्टेंस या लो स्ट्रेस रेजिस्टेंट फसल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है। जिसने बे जवाब दिया है ऑप्शन बी वाला, कम अवधि की फसलें हैं, बिल्कुल सही जवाब है। जो दलहनी फसलें हम उगाते हैं फसल चक्र में, वो क्यों उगाते हैं, क्योंकि ये कम समय में एक तो तैयार हो जाती है, कम समय में तैयार हो जाती है और तैयार होने के साथ साथ इनको हम जल्दी से क्या कर सकते हैं, जल्दी से इसकी फसल लेके, उत्पादन लेके अगली फसल बो सकते हैं। और इसके साथ साथ इसकी जड़ों में पाया जाता है राइजोबियम जीवाणु, जो हमारी मिट्टी की उर्वरक क्षमता को भी बढ़ाता है और नाइट्रोजन कंटेंट या नाइट्रोजन की मात्रा को भी बढ़ाता है। तो ध्यान रखना, नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाता है और क्या करता है, कम समय में तैयार हो जाती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, फसल चक्र के अंदर दलहनी फसलों को शामिल करते हैं। अगला सवाल है, राजा साहब आ गए हैं हमारे। दलहनी फसलों का राजा कहा जाता है, दलहनी फसलों का राजा कहा जाता है। ऑप्शन ए उड़द को, ऑप्शन बी चना को, ऑप्शन सी मूंग को और ऑप्शन डी सोयाबीन को। बताइए जल्दी से, उड़द, चना, मूंग, सोयाबीन, दलहनी फसलों का राजा कहा जाता है, दलहनी फसलों का राजा कहा जाता है। उड़द को, चना को, मूंग को या सोयाबीन को, उड़द को, चना को, मूंग को या सोयाबीन को। उड़द, चना, मूंग या सोयाबीन। जिसने जवाब दिया है ऑप्शन बी चना, बिल्कुल सही जवाब है। जो दलहनी फसलें होती हैं उनका राजा हम किसे कहते हैं, दलहनी फसलों का राजा चना को बोला जाता है। और चने का अगर वैज्ञानिक नाम पूछ लिया जाए आपसे, तो जो सामान्य चना होता है उसका वैज्ञानिक नाम होता है साइसर एरिटिनम, और जो काबुली चना होता है उसका नाम होता है साइसर काबुलियम। तो ध्यान रखना, चना का तो होगा साइसर एरिटिनम और उसका होगा साइसर काबुलियम। एक चीज़ और बता दूं आपको, देखो अगर आपको वीडियो अभी भी क्लियर नहीं दिखाई दे रही है, देखो मेरी तरफ से तो बिल्कुल सारा कुछ ठीक है, ऑल सेट है। कुछ स्टूडेंट बार बार कहते हैं वीडियो क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, तो आप यहाँ से अपनी क्वालिटी को मेंटेन करिए पहले। और एक चीज़ और बता देता हूँ, आज आपको 4 क्लास अटेंड करनी है, तो आपका इंटरनेट खत्म ना हो, डाटा खत्म ना हो, इसलिए इसको मीडियम क्वालिटी में कर लीजिए इस क्लास को, क्योंकि इसके बाद में आपको 3 क्लासेस और लेनी है, लगभग 50-50 मिनट की क्लासेस होंगी वो भी। तो आपको डाटा सेव करना है। अब जो दूसरी वीडियोस देखते हो आप यूट्यूब पे, फनी, कॉमेडी और जिसकी भी देखते हो, तो वो कुछ दिनों के लिए बंद कर दीजिए। अब आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई की तरफ फोकस करिए। और अगर इंटरनेट खत्म हो जाएगा तो फिर क्लास कैसे लोगे, फिर आप कुछ लोग कहते हैं सर मैं कल देख लूँगा या कल देख लूँगी, तो कल की क्लास कब देखोगे, फिर तो कल की परसों देखोगे, परसों की तरसों, ऐसे इकट्ठी होती जाएंगी बहुत। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो क्लासेस हैं वो उसको कंटिन्यू कर लिया करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइव क्लास में आने की कोशिश करिए। ये एक प्रकार की आपकी फ्री कोचिंग है। लोग कोचिंग क्यों जाते हैं, बुक खरीद के घर पे क्यों नहीं पढ़ लेते हैं? समझने का तो एक तरीका होता है, लेकिन इसके साथ साथ ये रहता है कि हमारा रूटीन बना रहता है। तो रूटीन, इससे रूटीन होता है, हमें सुबह उठते ही हमें ये इस चीज़ की चिंता रहती है कि हाँ यार सुबह 11 बजे क्लास होगी, हमें जल्दी से हमारा काम कंप्लीट करके क्लास में शामिल होना है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपसे कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइव क्लास में आइए, क्योंकि ये इस प्रकार का एक रूटीन होता है। रूटीन से आपको रूटीन में बन जाते हो तो आपकी पढ़ाई अच्छी तरीके से होती है। और बाकी तो लाइव क्लास नहीं लोगे तो बाद में देख लूँगा सर, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, तो फिर बाद तो कभी होता नहीं है। जो काम आपको कल करना है उसको आज ही कर लीजिए और आज वाले को अभी कर लीजिए। आप उल्टा करते हो, आप अभी वाले को थोड़ी देर बाद में करते हो, बाद वाले को कल करते हो, कल वाले को परसों करते हो। तो ऐसा करोगे तो कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे, इसलिए काम को तुरंत उठा लिया जाए। अगला सवाल है, दलहनी फसलों का राजा बता दिया मैंने, चना को कहते हैं साइसर एरिटिनम नाम होता है। अगला सवाल है हमारा, दलहनी फसलें जो वातावरणीय नाइट्रोजन को आसानी से स्थिरीकरण या स्थिर नहीं करती है कहलाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछा है, दलहनी फसलें निम्न में से कौन सी ऐसी दलहनी फसलें हैं जो वातावरण की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है। सवाल सीधा सा ये है कि वातावरण की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करने वाली दलहनी फसल का नाम बताना है आपको, और बार बार ये सवाल पूछा जाता है। ऑप्शन ए अरहर, ऑप्शन बी मटर, ऑप्शन सी राजमा और ऑप्शन डी सोयाबीन। बताइए जल्दी से, अरहर, मटर, राजमा या सोयाबीन।
जिसने राजमा जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। राजमा क्या होता है? राजमा ऐसी फसल है जो वातावरण की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती, लेकिन यह है तो एक दलहनी फसल। दलहनी फसल होते हुए भी ये क्या करती है? वातावरण की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं कर पाती है, क्योंकि इसकी जो जड़ें होती है उसमें राइजोबियम्स होते हैं, उनकी मात्रा बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, और इसी कंडीशन में क्या करती है? ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं कर पाती है। और राजमा का अगर आपसे उच्च उपनाम पूछ लिया जाए तो राजमा का उपनाम क्या होगा? किडनी बीन के नाम से इसको जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? किडनी बीन के नाम से जाना जाता है। तो आप समझ गए होंगे राजमा क्या कहलाता है? किडनी बीन कहलाता है। राजमा की संरचना और किडनी की संरचना लगभग सेम होती है, लगभग सेम होती है। अगला सवाल है हमारा, देश के किस राज्य को दाल का कटोरा कहा जाता है? वापस से सुनिए ध्यान से, देश के किस राज्य को दाल का कटोरा कहा जाता है? यानी कि ऐसा राज्य बताना है जहां पर दाल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। बताइए जल्दी से। ए, बी, सी या डी? जिसने मध्य प्रदेश जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो मध्य प्रदेश के स्टूडेंट हैं उनका सीना अभी इतना चौड़ा हो चुका है गर्व से कि क्या बताया जाए। जैसे ही उन्होंने ये सवाल देखा दाल का कटोरा, अरे दाल का कटोरा तो हमारे मध्य प्रदेश की शान है। बिल्कुल मध्य प्रदेश भी हमारा ही है, राजस्थान भी आपका ही है, अरे सब अपने ही है, हिंदुस्तान एक है, ठीक है। तो दाल का कटोरा मध्य प्रदेश को बोला जाता है। अगला सवाल है हमारा, देश के किस राज्य को धान का कटोरा बाउल ऑफ राइस कहते हैं? धान का मतलब यहाँ पर चावल से बाउल ऑफ राइस पूछा गया है। पंजाब, पश्चिम बंगाल, हरियाणा या गुजरात? बताइए जल्दी से। पंजाब, पश्चिम बंगाल, हरियाणा या गुजरात? ए, बी, सी या डी? बताइए जल्दी से। धान का कटोरा कौन कहलाएगा? पश्चिम बंगाल। जिसने जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो पश्चिम बंगाल है वो क्या कहलाएगा? पश्चिम बंगाल हमेशा धान का कटोरा रहा है, और क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, धान का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए उसको धान का कटोरा या बाउल ऑफ राइस की संज्ञा दी गई है। अगला सवाल है हमारा, देसी हल का विकास कब हुआ था? 1800, 2300, 2500 या 2900 ईसा पूर्व? बताइए जल्दी से। देसी हल का विकास कब हुआ था? 1800 ईसा पूर्व, 2300 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व या 2900 ईसा पूर्व? वैसे इस प्रकार के क्वेश्चन आते नहीं हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे क्वेश्चन वो जानबूझकर पूछता है, इसलिए मैंने उसको ऐड किया है। जिसने जवाब दिया है 2900 ईसा पूर्व, बिल्कुल सही जवाब है। देसी हल का विकास कब हुआ? देसी हल का विकास हुआ 2900 ईसा पूर्व। 2900 ईसा पूर्व देसी हल का विकास हुआ था। अगला सवाल है हमारा, राज्य में राज्य स्तरीय कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या है। अब राज्य में देखो, जो एमपी के स्टूडेंट हैं वहाँ का मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं राजस्थान की बात बता रहा हूँ, तो राज्य की जगह राजस्थान कर लो। तो राजस्थान राज्य में कुल राज्य स्तरीय कृषि विश्वविद्यालय कितने हैं? क्योंकि पुराना जो डाटा था वो बदल चुका है। बताइए जल्दी से। अगर पुरानी बुक पढ़ रहे हैं तो उसमें जो डाटा है वो गलत है। बताऊँगा अभी कौन सा डाटा सही है। 5 है, 3 है, 4 है या 2 है? बताइए जल्दी से। कितने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ कितनी है राजस्थान के अंदर? राजस्थान के अंदर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ बतानी है आपको। जिसने जवाब 5 दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो राजस्थान के अंदर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो कितनी है? 5 है। देखो, सबसे पहले जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी वो बीकानेर थी, फिर उसके बाद में उदयपुर, फिर जॉबनेर को भी बना दिया गया था। फिर उसके बाद में 2 यूनिवर्सिटी उस समय और खोली थी, एक कोटा के अंदर खोली थी और एक जोधपुर के अंदर खोली थी। तो अब टोटल यूनिवर्सिटीज़ हो गई है 5, ध्यान रखना। और इस बार जो आपका जेट का एग्जाम करवाएगी यूनिवर्सिटी, वो यूनिवर्सिटी कौन सी करवाएगी? वो यूनिवर्सिटी करवाएगी कोटा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो ध्यान रखना, कोटा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का एग्जाम है। और इम्पोर्टेंट बात बता दूं आपको, प्लीज़ अभी तक अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया है जेट का तो भर दीजिए। आपके पास 4 दिन शेष बचे हैं अब। प्लीज़ जेट का फॉर्म भर दीजिए, जेट का फॉर्म भर दीजिए। लास्ट के दिनों में आपकी साइट बिजी चलेगी, आप फॉर्म नहीं भर पाओगे, इसलिए जेट का फॉर्म भर दीजिए। अगला सवाल है हमारा, देश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या। देखो, ये भी डाटा अपडेट हो चुका है। बताइए जल्दी से। देश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या पूछी है आपसे। ऑप्शन 1 और 2, 3 और 5। बताइए कितने हैं केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय? फिर बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि डाटा चेंज हो चुका है। ये सवाल सबके लिए है, क्योंकि केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूरे देश के आधार पर पूछे गए हैं। 1, 2, 3 या 4? बताइए जल्दी से क्या होगा जवाब। जिसने जवाब दिया है इसका एक गलत जवाब है। जो पुराना डाटा है उसके अकॉर्डिंग एक ही था, और वो केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर था? वो था
इम्फाल मणिपुर में। लेकिन अभी हाल ही में 2 केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय और खोल दिए हैं, जिसमें से एक तो है झांसी में और दूसरा है समस्तीपुर बिहार में। तो टोटल केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कितने हो गए? टोटल केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय हो गए हमारे 3। तो ध्यान रखना केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय का सवाल आ जाए, और आएगा ये सवाल इस बार क्योंकि न्यू डाटा है, अपडेट किया हुआ है। 3 केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय हैं, चाहे एमपी का स्टूडेंट हो, चाहे राजस्थान का हो, उत्तर प्रदेश का हो, पश्चिम बंगाल का हो, बिहार का हो, कहीं का भी हो, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की संख्या सबके लिए समान ही रहती है। अगला सवाल है हमारा, एनआरसी ऑफ सरसों कहाँ स्थित है? एनआरसी ऑफ सरसों, वहाँ पर सवाल आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, और इस सवाल को थोड़ा सा घुमा के पूछा है मैंने। अब देखो इसका मतलब ये है कि नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मस्टर्ड, वापस से पढ़िए, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ मस्टर्ड कहाँ पर है, या राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? अब ये सरसों अनुसंधान केंद्र निदेशालय बना दिया गया है, बीकानेर में, जोबनेर में, भरतपुर सेवर में या अलवर में? बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब, कहाँ पर है? बीकानेर, जोबनेर, भरतपुर या अलवर? तो जिसने जवाब दिया है सेवर, भरतपुर, बिल्कुल सही जवाब है। एनआरसी ऑफ सरसों कहाँ पर है? एनआरसी ऑफ सरसों या राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर है। और भरतपुर कहाँ पर है? भरतपुर राजस्थान के अंदर है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है हमारा, अब देखो क्वेश्चन बहुत ही क्रिटिकल है, इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को। कैसे कंफ्यूज होता है वो भी मैं बताऊंगा आपको। देखो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है कि एनआरसी ऑन बीजीए मसाला। अब बीजीए मसाला क्या होता है पहले ये समझिए। बीजीए मसाला का मतलब ये होता है कि पौधे का वह भाग जो बीज है और उस बीज को हम किस रूप में काम में ले रहे हैं, उस बीज को हम मसाले के रूप में काम में ले रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा हमारा बीजीय मसाला। वापस से सुनिए, बीज या मसाले का उपयोग जब हम बीज का जब हम मसाले के रूप में उपयोग करते हैं तो वो बीजीय मसाला कहलाता है। बीज का जब हम मसाले के रूप में उपयोग करते हैं तो वो बीजीय मसाला कहलाता है। जैसे सौंफ, जैसे हमारा जीरा, जैसे हमारा धनिया, ये सब क्या हो जाएंगे? बीजीय मसाला हो जाएंगे, ठीक है। और जो दूसरे होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मसाला होते हैं, उनमें हम बीज का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ध्यान रखना, उसमें हम बीज का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे हल्दी, जैसे मिर्च, ये क्या होती है? ये इसमें हम क्या करते हैं? हल्दी मिर्च में हम बीज का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये बीजीय मसाला के अंतर्गत नहीं आती है। जैसे काली मिर्च, जैसे इलायची और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो बीजीय मसाला होती है और ये बीजीय मसाला है। तो राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र बताना है आपको। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? दुर्गापुरा जयपुर, सेवर भरतपुर, तबीजी अजमेर और जोबनेर जयपुर। बताइए जल्दी से। ये मेरे घर के बहुत पास है, लगभग 12 किलोमीटर दूर है मेरे घर से। 12 भी नहीं होगा, 10 ही होगा, मेरे घर के बहुत ही नज़दीक है। जिसने जवाब दिया है तबीजी अजमेर, बिल्कुल सही जवाब है। तो जो राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र है वो राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तबीजी अजमेर में है, मेरे घर के नज़दीक है। बहुत बार इसके अंदर जाके आया हूँ, बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही बड़ा है। और वहाँ अंदर जाते हैं तो बस रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ऐसा लगता है कि बस अब तो जल्दी से पढ़ाई पूरी करके साइंटिस्ट बनना है और ऐसी जगह आकर काम करना है, क्योंकि वहाँ पर बहुत कुछ है देखने को, बहुत कुछ है। जो हम बुक्स में पढ़ते हैं वो सिर्फ उसका 1% है, वहाँ पर जाके देखोगे आप तो उसका आपको 50 से 80% ज़्यादा मिलेगा। तो मैंने ये भी सोचा है कि जैसे ये आपके एग्ज़ाम्स वगैरह ख़त्म हो जाएं, फिर इसके बाद में क्यों ना, चलो अभी अगर आपको बताऊंगा तो फिर आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए छोड़ो, बाद में ही बात करेंगे इस बारे में। एग्ज़ाम जिस दिन ख़त्म होगा उस दिन बात करेंगे। तो राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र था तबीजी अजमेर के अंदर था। अगला सवाल है हमारा, केंद्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? बताना है आपको, केंद्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी वल्लभनगर, ऑप्शन सी जोहड़बीड़ बीकानेर, ऑप्शन डी है बस्सी जयपुर। बताइए जल्दी से, केंद्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? केंद्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बताना है आपको कहाँ पर है? जोधपुर में है, वल्लभनगर में है, जोहड़बीड़ में है या फिर बस्ती जयपुर में है? जोहड़बीड़ बीकानेर, बिल्कुल सही जवाब है। केंद्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? केंद्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर है।
जोहड़बीड़ नाम की एक जगह है बीकानेर के अंदर, वहीं पर है। और वहीं पर क्या है, वहीं पर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। बीकानेर के जितने भी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट हैं वो लगभग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, यानी कि राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीकानेर है, वहाँ पर है। तो ध्यान रखना इस चीज़ का। अगला सवाल है हमारा, खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी सेवर भरतपुर और ऑप्शन डी जोबनेर। बताइए जल्दी से। जोधपुर, बीकानेर, सेवर भरतपुर और जोबनेर, कहाँ पर है खजूर अनुसंधान केंद्र? जिसने जवाब दिया है बीकानेर, बिल्कुल सही जवाब है। जो खजूर अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर है? वो है बीकानेर के अंदर। कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर है। और इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो सबसे ज़्यादा अगर पूछ लिया जाए आपसे कि जो राजस्थान का जो डेजर्ट क्षेत्र है, जैसलमेर, बाड़मेर और इसके आसपास का बीकानेर क्षेत्र, वहाँ पर किस फल पर बड़े स्तर पर अनुसंधान कार्य किया जा रहा है? किस फल पर बड़े स्तर पर अनुसंधान कार्य किया जा रहा है? तो उसका जवाब देना है आपको खजूर। खजूर पर क्या किया जा रहा है? बड़े स्तर पर अनुसंधान कार्य किया जा रहा है बीकानेर में, जैसलमेर में और बाड़मेर में। ठीक है। और खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? बीकानेर में है। ये भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर ही है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना आपको। और ये सवाल ICR में पूछा गया था कि राजस्थान में डेजर्ट क्षेत्र में या शुष्क क्षेत्र में किस फल पर गहन अनुसंधान कार्य चल रहा है? तो किस पे चल रहा है? खजूर पे चल रहा है। अगला सवाल है हमारा, राजस्थान को कितने कृषि जलवायु खंडों में बांटा गया है? राजस्थान को कितने कृषि जलवायु खंडों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 7 और ऑप्शन डी 12। बताइए जल्दी से। राजस्थान को कितने कृषि जलवायु खंडों में बांटा गया है? 10, 12, 7 या 10, 20, 7 या 12। बताइए जल्दी से। राजस्थान को कितने कृषि जलवायु खंडों में बांटा है? जिसने जवाब दिया है 10, बिल्कुल सही जवाब है। जो राजस्थान को सस्य जलवायु खंडों में बांटा है वो खंड कितने हैं? वो टोटल खंड है हमारे 10। तो ध्यान रखना, राजस्थान को 10 सस्य या कृषि सस्य जलवायु खंडों में विभाजित किया गया है। एक हम क्लास लगाएंगे, उसमें हम सिर्फ और सिर्फ कृषि सस्य जलवायु खंड ही पढ़ेंगे। और उस क्लास को लगाने के लिए आप वो क्लास थोड़ी बोर्ड पर करनी पड़ेगी, और बोर्ड पर करने के लिए हमें लाइव आना पड़ेगा बोर्ड के कैमरे के सामने। तो मुझे थोड़ा सा समय चाहिए उसके लिए। बिल्कुल वो भी करवा देंगे, आपके एग्ज़ाम से पहले ही करवा देंगे, आप टेंशन मत लो। तो प्लीज़ अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हमेशा क्लासेस चलती रहती हैं, संडे की छुट्टी भी नहीं होती है। जो अभी आप क्लास ले रहे हो 11 बजे वाली, ये रोज़ सही 11:30 बजे चालू हो जाती है। अब इसके बाद में अगर आप जेट के स्टूडेंट हो या BHU के स्टूडेंट हो या ICR के हो या PAT के हो, अगर आपको एग्रीकल्चर स्ट्रॉन्ग करनी है और अच्छे मार्क्स लाने हैं तो सही शाम को 5 बजे मैं पेपर सॉल्व करवाऊंगा पुराना जेट का, और सही शाम को 6:30 बजे मैं पेपर सॉल्व करवाऊंगा PHU का। तो अगर आपको आना है लाइव क्लास में तो आप आ सकते हो, बिल्कुल फ्री है, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। और शाम को सही 8:30 बजे हम क्लास अटेंड करेंगे। वो किसकी करेंगे? बायोलॉजी की करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, शाम को बायोलॉजी की क्लास अटेंड करेंगे और उससे पहले पेपर सॉल्व करवाऊंगा मैं। आपको लिंक शेयर करना है। जो कल स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर आपने क्लास का टाइम गलत कर दिया है या हम नहीं आ पाते, हमारी सुबह क्लासेस रहती हैं, तो अब देख लीजिए, अब इसके बाद में टाइम चेंज नहीं होगा। 5 बजे आपकी क्लास लगेगी जेट की, पेपर सॉल्व करवाऊंगा पुराना, और सही 6:30 बजे लगेगी BHU की, पेपर सॉल्व करवाऊंगा पुराना। तो जितने भी MP के स्टूडेंट हैं, मध्य प्रदेश के जो मोस्टली BHU की तैयारी करते हैं, आप प्लीज़ लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और शेयर करोगे तभी स्टूडेंट आएंगे। ठीक है, स्टेटस लगा लीजिए, फेसबुक पे शेयर कर दीजिए, आज शाम को सही 6:30 बजे BHU का पुराना पेपर सॉल्व करवाया जाएगा, ऐसा स्टेटस लगा लीजिए। या मैं ग्रुप में एक स्टेटस बना के सेंड कर दूंगा, आपको उसको क्या करना है? लगा लेना है। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही, और सही वापस से हम मिलेंगे सही शाम को 5:30 बजे मिलेंगे, और 5 बजे मिलेंगे, जेट का पेपर सॉल्व करेंगे और देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं। तब तक के लिए नमस्कार, सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए, बाहर तो कोरोना है।